जी हाँ दोस्तों, ये तो गजब स्थिति हो गई। मोदी और शाह के लिए लगातार एक साथ दोहरे झटके। कई बागियों ने शाह से मुलाकात कर सौंपे अपने विरोध के पत्र, तो उधर जेनजी पर भागवत ने शाह को बता दिया जिम्मेदार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर 6 अगस्त को पर्दे के पीछे ऐसी कौन कौन सी खिचड़ियां पकती रहीं जिसके नतीजे के शक्ल में भारतीय जनता पार्टी को एक से एक बढ़ करके झटके लगते रहे। आखिर मोदी और शाह के लिए क्या वाकई आने वाले महीने बहुत ज्यादा मुश्किल भरे होंगे? क्या वाकई अब जिस तरीके से बंगाल के बागियों ने अमित शाह से थोड़ी देर पहले मुलाकात की और मुलाकात करके अपने विरोध का पत्र सौंपा है और उनको साफ साफ चेतावनी दी है, इसके मायने क्या हैं? क्या इसका कोई कनेक्शन ममता गुट से उस सिरे से जाकर जुड़ रहा है? लेकिन दोस्तों, वो भारतीय जनता पार्टी जिसकी मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस है, आरएसएस के प्रमुख ही अपने पॉलिटिकल विंग के लिए, उसके सबसे मजबूत नेता के लिए, जो सरकार चला रहा हो, जो पार्टी चला रहा हो, उसके लिए इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? सब विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहे, क्योंकि ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है। मुझे वो लाइनें याद आती हैं, जब नाश मंच पे छाता है सबसे पहले विवेक मर जाता है। कुछ इसी किस्म की लाइनें हैं। एक लंबी चौड़ी कविता है दोस्तों, आपने बार बार सुना होगा, पढ़ा होगा। प्रयोग क्या होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर ये इस वक्त हूबहू फिट हो रहा है? क्योंकि दोस्तों, एक तरफ से सरकार नहीं गिरी है। थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए जेनजी को, थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए कॉकरोच जनता पार्टी और युवाओं छात्रों को जो चारों तरफ से सरकार को घेर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी की शक्ति और इस वक्त जिस तरीके से संसद से लेकर के अलग अलग राज्यों में वो घेराव कर रहे हैं। और सिर्फ बीजेपी की बात कर लीजिए, वो भारतीय जनता पार्टी जिसे ये लगने लगा था कि वो तो संघ से भी ऊपर है, और कई बार संघ और बीजेपी के बीच में आपने टकराव की स्थितियां भी देखी। यहां तक कि आपको याद होगा, आपको स्ट्राइक कर रहा होगा, रिकॉल कीजिए 2024 में, चलिए उससे चुनाव से ठीक पहले जेपी नड्डा साहब इत्तेफाक से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, एक रबर स्टैम्प की तरह, जो किसी वक्त में एक छोटे से प्रवक्ता हुआ करते थे। मोदी शाह के जरिए उनका प्रयोग, उपयोग, दुरुपयोग किस तरीके से किया गया, क्या कह दिया था उन्होंने? बीजेपी को जरूरत नहीं आरएसएस की, अपने दम पर अब जीतती है। और उसके बाद 303, 240 धड़ाम। मगर दोस्तों, इस पर बताऊंगा कि आखिर मोहन भागवत ने क्यों कहा कि जेनजी का जो आंदोलन है, इस तरीके के आंदोलन होने चाहिए और इस तरीके के आंदोलन की देश को जरूरत है। शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है और जिस तरीके से जेनजी के ऊपर जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार शाह है। मगर दोस्तों, इससे पहले दूसरी खबर आपको बता दें कि आखिर पश्चिम बंगाल के उन बागियों ने अमित शाह से मुलाकात करके अमित शाह को कौन सा पत्र सौंपा है जिससे बीजेपी में खलबलाहट तो है ही है। उन 17 बागियों में और खलबली मच गई, जिन बागियों की अब सांसदी जाने के कगार पर है। क्योंकि दोस्तों, 3 बागी तो पहले ही, जो मुस्लिम सांसद थे, उन्होंने पहले ही कह दिया था, रिवर्स बगावत कर दी थी। पहले बमसा से टूट करके गए भारतीय जनता पार्टी के बनाए गए जाल में और झोंक दिया इनको एक छोटी सी गुमनाम पार्टी के भीतर। मगर उसमें भी बगावत करके कह दिया कि हम ना एनडीए में ना भारतीय जनता पार्टी के साथ में। मगर अब चूंकि 19 तादाद नहीं बच रही है उन टोटल बागियों की, 17 हो जा रहे हैं, सांसदी जानी तय है, इसीलिए कुंडली मार करके लोकसभा का स्पीकर बैठा हुआ है। मगर दोस्तों, थोड़ी देर पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से तूफान के संकेत आए, जिसके बारे में शायद ही भाजपा ने ध्यान दिया होगा, खास तौर पर मोदी शाह ने। क्योंकि दोस्तों, ममता गुट को छोड़ करके अलग होने वाले बागियों ने फिर से जो बगावत की, उसमें जो गलतफहमी थी बीजेपी को, शायद अब दूर हो रही होगी। दोस्तों, मानसून सत्र में इसीलिए शायद परिसीमन बिल पर बीजेपी 2 कदम आगे 4 कदम पीछे, 2 कदम आगे 4 कदम पीछे हो रही है। क्योंकि उसे नहीं लगता कि 360 तो बहुत दूर की बात है।
330 भी क्रॉस नहीं कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी या इंडिया दोस्तों, सारा भ्रम दूर हो जाएगा। अब दोस्तों 6 अगस्त को जिन सांसदों ने बीजेपी के खिलाफ विरोध के सुर उठाए, उन्होंने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके उनको पश्चिम बंगाल के हालात से वाकिफ कराया है, उनको चिट्ठी भी दी है कहते हुए कि साहब स्थितियों को ठीक किया जाए। इससे पहले 3 और मुस्लिम सांसदों ने ऐलान कर दिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसमें अबू ताहिर, खलीलुर रहमान, यूसुफ पठान थे। दोस्तों 6 अगस्त होते होते उन सांसदों ने जिन्होंने अमित शाह से मुलाकात की, उन्होंने मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार के बारे में अवगत कराकर हालात सामान्य करने की बात कही है। बताया कि कैसे पश्चिम बंगाल में मस्जिदों से जबरन लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, कैसे मुस्लिमों को तंग किया जा रहा है। बाकी सांसदों ने शाह से मुलाकात करके कहा, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ में जो कुछ हो रहा है उससे काफ़ी आहत हैं। मस्जिद में अजान नहीं होगी तो क्या होगी? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से जो बोला है उसे मान्यता दी जाए, लेकिन मस्जिद से जबरन माइक उतारना ठीक नहीं है। हमने गृह मंत्री शाह को संयुक्त रूप से पत्र सौंपा है। दोस्तों इन सांसदों ने मांगों से जुड़ी जो चिट्ठी शाह को दी है उसका कुछ अंश मैं आपको बताता हूं। मुस्लिमों के साथ गलत हो रहा है, मस्जिद लाउड स्पीकर का मुद्दा तो है ही, साथ में बड़ी संख्या में ऐसे वास्तविक मतदाता हैं जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए और वो ट्रिब्यूनल के फैसलों का इंतजार कर रहे हैं। इस देरी के कारण पासपोर्ट सत्यापन, भूमि पंजीकरण, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मुश्किलें हैं। हम मंत्रालय से अनुरोध करते हैं कि सभी लंबित वास्तविक मामलों का तेजी से निपटारा किया जाए और इन्हें इस साल के अंत तक पूरा किया जाए। ट्रिब्यूनल की अतिरिक्त बेंच स्थापित की जाए, शिकायतों की निगरानी के लिए एक मैकेनिज्म बनाया जाए, ये सुनिश्चित किया जाए कि प्रभावित वास्तविक नागरिकों को उनके मामले लंबित रहने के दौरान आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं से वंचित न किया जाए। अब दोस्तों आप सोचिए, जिस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसमें मतलब यह कि अब इन तीनों ही सांसदों ने सिर्फ गृह मंत्री शाह के सामने अपनी बात नहीं रखी है, बल्कि उनको एक तरीके से समाधान के लिए अपने क्षेत्र की जनता की इच्छा बता दी है। और इसे करने की क्या जरूरत थी? वो मीडिया में आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, एक बयान देते कि हम चाहते हैं कि सारी चीजें हों। दरअसल एक भूमिका तैयार की जा रही है कि हमने तो आपसे पहले कहा था कि ये वो मुद्दे थे जिन मुद्दों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए था, मगर बंगाल की शुभेंदु सरकार तो ऐसा लग रहा था कि साहब सारी चीजें उल्टी कर रही हो। हमने तो केंद्रीय गृह मंत्री जी से भी मुलाकात की थी, मगर साहब आपने भी ध्यान नहीं दिया था। दरअसल एक जमीन तैयार की जा रही है और इस जमीन तैयार करने के लिए इन तीनों को आगे करके, क्योंकि सुटेबल यही तीन है, इनके पीछे एक बड़ी फौज है। दोस्तों समझने वाली बात यह कि ये वही 3 सांसद जो इस बात का बार बार ऐलान कर चुके हैं कि साहब ना एनडीए में है ना बीजेपी के साथ में, लेकिन इनके पीछे गच्चा देने वालों की तादाद लंबी है। उन्हीं 17 में से इससे पहले आपने देखा था कि मैंने अपने कई शोज में बताया कि कैसे आपने देखा होगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर खबरें देखी होंगी कि साहब खुद ममता गुट के नेता ने कहा था कि साहब कई बागी वापसी के लिए संपर्क कर रहे हैं, संपर्क में हैं। खुद बागी गुट के नेता ने कहा था कि अगर ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को पार्टी से साइडलाइन कर दें तो ज़्यादातर बागी वापस लौट सकते हैं, जिस पर अभिषेक बनर्जी ने कहा था मैं तैयार हूं। यानी कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है जिस स्थिति में सब कुछ सामान्य तरीके से ठीक ठाक करने की गुंजाइश निकाली जा रही है। अब दोस्तों आपने देखा दिल्ली में जो कुछ हलचल हुई, बैठक में नहीं जाना सांसदों का, और फिर उसके बाद में अलग अलग तरह के बयान आना, क्यास करना, वो सब सारी स्थितियां तो ही हैं। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इन बागियों ने अमित शाह को जो पत्र सौंपा है, यानी कि ऑन द रिकॉर्ड एनसीपीआई गुट के इन बागियों ने, यानी कि पहले ममता गुट से बगावत करके एनसीपीआई में गए, एनसीपीआई गुट से अब बागी हुए, भले ही उन्हें जोड़े उसमें। वैसे तो देखा जाए तो अभी साहब इनकी मान्यता तो है ही नहीं कि लोकसभा स्पीकर तो उसे दबाए बैठे, अभी भी स्पीकर ओम बिरला के पास है। यह गुट दल बदल विरोधी कानून के तहत सुरक्षा तभी मांग सकता है जब इसमें टीएमसी की लोकसभा में मौजूद 28 सांसदों की मूल संख्या का कम से कम 2/3 सांसद शामिल हों, और ये संख्या 19 बनती है। 20 टूटे थे, 20 में से 3 निकल चुके हैं, 17 हैं, तो ये न 3 में रहेंगे न 13 में रहेंगे। अब दोस्तों एक तरफ ये मंथन, ये सारी चीजें चल ही रही थी,
कि 6 अगस्त शाम होते होते वो मोदी जो बताते हैं कि साहब संघ आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है, कहां से? लाल किला के प्राचीर से। जैसे कि इन्हीं के पूर्वजों ने बनवा दिया हो लाल किला के प्राचीर को। विपक्ष तो कहता है कि इनके राजनीतिक पूर्वज गद्दार थे, देश विरोधी थे, अंग्रेजों के लिए मुखबरी करते थे। पढ़िए, पूरा एक इतिहास है। जिनको अमित शाह कहते हैं कि हाँ क्या बुरा हुआ, संघ बैकग्राउंड से प्रधानमंत्री आते हैं, मैं भी आता हूं, तो उसी संघ ने कैसा डंडा चलाया 6 अगस्त शाम होते होते। आरएसएस के चीफ ने कह दिया कि साहब ये जो जेनजी है ना, ये देश की ताकत है, देश का भविष्य है। शिक्षा व्यवस्था जो इस वक्त है ना, वो चरमराई हुई है, उसे ठीक करने की जरूरत है। इसीलिए इन जेनजी की आवाज उठी है, इसीलिए जेनजी आक्रोशित है, और इसीलिए जेनजी की इस आंदोलन का होना जरूरी है ताकि व्यवस्था ठीक हो, ताकि व्यवस्था को बेहतर किया जा सके। यानी कि अभी तक राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन, पूरा विपक्ष जिस जेनजी को सपोर्ट दे रहा था खड़े होकर साथ में कंधे से कंधा मिला करके, और जिस मोदी शाह के गटर छाप सांसद इन जेनजी को गटर बोल रही थी, जिस मोदी शाह के नेता और मंत्री इस जेनजी को आतंकवादी मानसिकता वाले बता रहे थे, जिन मोदी शाह के मंत्री और सांसद इस जेनजी को लेकर के ये कह रहे थे कि दरअसल ये देश विरोधी टाइप के लोग हैं, ये देश का जेनजी हो ही नहीं सकता, उसके साथ में इनके मदर ऑर्गेनाइजेशन के पिताजी आ गए कि साहब जेनजी के साथ सही सलूक होना चाहिए, आंदोलन बिल्कुल ठीक है, व्यवस्थाएं दुरुस्त की जानी चाहिए, सरकार को जवाबदेह होनी चाहिए, जवाब देना चाहिए सरकार में बैठे हुए जिम्मेदार लोगों को, जेनजी की भाषा में बताया जाना चाहिए, उनके सवालों को इग्नोर करके आगे बढ़ने से काम नहीं होगा। और जेनजी ने जो बातें इस्तेमाल की, अपने कुछ ऊटपटांग शब्द का प्रयोग किया, उनको लेकर के आप बोल देने से आप जेनजी के साथ जुड़ नहीं जाएंगे। उनके सवालों का जवाब दीजिए, जरूरी है। और जिम्मेदार कौन है? सरकार ही तो है। क्या गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार है? लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतने दिन के बाद इस विवाद के बीच में संघ कूदा क्यों? संघ प्रमुख ने यह बयान दिया क्यों? इस बयान के पीछे दोस्तों 3 थ्योरीज और 3 कहानियां चल रही हैं। आखिर क्यों अचानक संघ प्रमुख ने यह सारी की सारी बातें कही हैं, विस्तार से आपको अगले शो में बताता हूं दोस्तों। लेकिन दोहरा झटका, जिस तरीके से एक ही दिन में बंगाल के बागियों के गुट में फिर से बगावत होने के बाद में अमित शाह से मुलाकात के बाद जो सब विरोध का पत्र सौंपा, और इधर भारतीय जनता पार्टी के मदर ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख ने जिस तरीके से मोदी और शाह पर फिंगर आउट किया, उंगली उठाई, उसके मायने। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम कड़ियों को जोड़कर अपनी राय लें।